आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, आरिफ ने एक बैंक से 80,000 का कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 1.5 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो और अर्धवार्षिक संयोजित हो। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं जो चीज़ दे रखी है मैं वो लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिया गया है। क्या दिया हुआ है? कितनी राशि, बैंक से कितने का कर्ज लिया? 80,000 का। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन। और मूलधन को मैं किससे लिखता हूँ? पी से। तो पी हो जाएगा हमारे पास 80,000। अब हमें आगे क्या पूछा है? 10% का वार्षिक ब्याज। तो 10% का वार्षिक ब्याज है, तो 10% का वार्षिक ब्याज है तो हमारा वार्षिक दर कितनी हो जाएगी? 10%। और वार्षिक दर को मैं इंग्लिश में क्या लिखूंगा? आर से। तो उसको मैं लिखूंगा वार्षिक जो ब्याज की दर है वो है, उसको मैंने आर से लिखा, और वो है हमारे पास 10%। 10% वर्ष के हिसाब से। और समय हमें कितना बोला है? समय बोला है 1.5 वर्ष। तो यहाँ पे मैं समय लिखूंगा, समय को मैं टी से लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष को मैं लिख सकता हूँ 3/2 वर्ष। 1+1/2 वर्ष, तो वो हो जाएगा हमारा 3/2 वर्ष। अब हमें पूछा है कि ब्याज वार्षिक स्वरूप से संयोजित हो तो कितने ब्याज का, मतलब उन दोनों राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए जिसमें एक तो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो और एक अर्धवार्षिक संयोजित हो। तो पहले वार्षिक संयोजित का करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वार्षिक संयोजित है, ब्याज वार्षिक संयोजित है। तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज के बाद जो कुल राशि आती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? जो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज के बाद कुल राशि आती है उसका फॉर्मूला होता है कुल राशि बराबर पी कोष्टक 1+r/100 की होल पावर n। टी, समय को टी से भी लिखते हैं और एन से भी लिखते हैं। तो ये हमारी चक्रवृद्धि ब्याज के बाद जो आने वाली कुल राशि होती है उसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो n की वैल्यू है वो कितनी है? समय कितना है? 3/2 वर्ष। तो हमारे पास यहाँ पे भिन्न घात है, तो भिन्न घात हमें सॉल्व करना नहीं आती। तो इसलिए मैं यहाँ पे नॉर्मल विधि से चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा। पहले 1 वर्ष का निकालूंगा। तो यहाँ पे मैं प्रथम 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा साधारण ब्याज वाले फॉर्मूले से। तो क्या हो जाएगा? प्रथम वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। सिंपल इंटरेस्ट प्रथम वर्ष का हो जाएगा P गुणा R गुणा T बटा 100। अब हमने कितने का कर्ज लिया है? 80,000 का। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास SI बराबर 80,000। R की वैल्यू कितनी है? 10%। तो 10, T की वैल्यू प्रथम वर्ष का निकाल रहे हैं तो 1 बटा नीचे आ जाएगा 100। अब यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ कट रही है उनको काट दूंगा मैं। तो ये 2 जीरो से हमारे ये 2 जीरो कट देंगे तो 800 इंटू 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8,000। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा प्रथम वर्ष का? 8,000। अब हमारे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अगले जो आधे साल का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो उसके लिए हमारा नया मूलधन क्या हो जाएगा? अब हमारा जो मूलधन हो जाएगा वो हो जाएगा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड, वो तो प्रथम वर्ष का था। अब मैं यहाँ पे आधे वर्ष का और निकाल लेता हूँ। तो 1.5 वर्ष का निकालना है, तो अब आधे वर्ष का, आधे वर्ष का, या आप ऐसे लिख दो यहाँ पे 3/2 वर्ष का, क्योंकि 1 वर्ष का तो निकाल दिया। अब 3/2 वर्ष का निकालूंगा मैं। तो मूलधन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ मूलधन हो जाएगा 80,000, तो हमारा पहले का मूलधन था, प्लस हमारा 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो ऐड हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे ही तो निकलता है। तो 80,000 प्लस 8,000 हो जाएगा, ये हमारे पास 88,000। अब मूलधन हमारे पास ये हो गया। समय हो गया हमारे पास आधा वर्ष, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। समय ये हो गया हमारे पास 1/2 वर्ष,
और वार्षिक दर 10% ही है, तो हमारा जो अब सिंपल इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा 88,000 गुणा 10% का 10 गुणा 1/2 वर्ष है तो 2 नीचे गुणे में आएगा, और हमारे पास नीचे पहले से क्या होता है 100, तो 2 गुणा 100। अब हमारे पास जो फिर से काटेगा उनको काट दूंगा मैं, तो ये हमारे पास ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो 2 से अब ये कटेगा 2 से हमारा, तो ये क्या हो जाएगा 440। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, जो सेकंड वर्ष का जो ब्याज होगा वो 1.5 वर्ष का जो हमारा ब्याज वो होगा वो कितना हो जाएगा, आधे वर्ष का जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा वो कितना हो जाएगा 4400 रुपया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4400 रुपया। तो हमारे पास कुल ब्याज कितना हो जाएगा, तो वार्षिक संयोजित होने पर जो कुल ब्याज होगा वो हो जाएगा हमारे पास कुल ब्याज। तो पहले हमारे पास 1 वर्ष का जो ब्याज लगा, तो 1 वर्ष का ब्याज प्लस उसके बाद जो 1 वर्ष के ब्याज के बाद जो नया मूलधन आया उससे जो आधे वर्ष का ब्याज आया वो, तो आधे वर्ष का ब्याज। अब हमारे पास यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज कितना है 8,000, तो 8,000 प्लस जो आधे वर्ष का ब्याज है वो कितना है 4400। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 और 4 12,400 रुपया। अब यहाँ पे ये हो गया हमारे पास 12,400 रुपया। अब हमें दूसरा क्या पूछा है कि 1.5 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात करो। तो यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो, तो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, तो 1.5 वर्ष पश्चात अब इसको कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कुल राशि जो राशि होगी वो हो गया 80,000 प्लस टोटल ब्याज 80,000 प्लस ब्याज कितना है 12,400। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 92,400। अब हमारे पास ये कुल राशि होगी जब वार्षिक संयोजित हो। अब अर्धवार्षिक संयोजित वाली कंडीशन लगाएंगे हम, तो अर्धवार्षिक संयोजित वाले में क्या होता है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अर्ध वार्षिक संयोजित। तो अर्धवार्षिक संयोजित के केस में क्या होता है, अर्धवार्षिक संयोजित केस में हमारी जो कुल राशि होगी चक्रवृद्धि ब्याज लगा के 1.5 वर्ष बाद, उसका जो फॉर्मूला होता है वो ऊपर भी हमने यूज़ किया था, कुल राशि बराबर P कोष्टक 1 प्लस R/100 की होल पावर n। तो n यहाँ पे समय होता है, r हमारी क्या होती है वार्षिक दर, और p हमारा मूलधन। पर यहाँ पे जब अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो हमारा r की जो वैल्यू होती है वो तो 2r हो जाती है, और हमारी जो n की वैल्यू होती है वो 2n हो जाती है, और r की वैल्यू होती है वो हमारी आधी हो जाती है। जो वार्षिक दर होती है हमारी वो तो आधी हो जाती है, और हमारा जो समय होता है वो दुगना हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नई r की वैल्यू आएगी वो आएगी 10/2, और हमारे पास जो नए n की वैल्यू आएगी वो आएगी n बराबर हो जाएगा हमारे पास 3/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगी 3। तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3। तो हमारे पास जो कुल राशि आएगी वो आएगी कुल राशि बराबर हो जाएगा हमारे पास p हमारे पास है 80,000, और ये हो जाएगा 1 प्लस 10/2 हो जाएगा हमारे पास 5/100, और n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, नई वैल्यू n की क्या है 3। तो यहाँ से हमारे पास जो कुल राशि आएगी वो आएगी 80,000, और अंदर वाले को हम सॉल्व करेंगे तो 5/100 1/20, और 1/20 प्लस 1 तो ये 21/20 होगा। तो ये हो जाएगा 21/20 गुणा 3 पावर है तो 21/20 गुणा 21/20। अब हमारे पास जो कट रहा है उनको काटेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 3 जीरो से ये नीचे वाले 3 जीरो कट जाएंगे, और हमारा 2 से 2 2 और 2, तो ये हमारा कट जाएगा 8 से 10 टाइम। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नई वैल्यू आएगी वो आएगी 92,610। तो जब अर्धवार्षिक संयोजित होगा तो हमारे पास जो हमें भुगतान करना पड़ेगा वो कितना होगा 1.5 वर्ष पश्चात 92,610, और वहाँ पे 92,400। तो दोनों राशियों के बीच में अंतर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अंतर बराबर 92,610 जब अर्धवार्षिक संयोजित हो माइनस 92,400
400, तो ये हो जाएगा हमारे पास। कितने बचेंगे यहाँ पे? 210 रुपये ज़्यादा लगेंगे जब हमारा ब्याज क्या हो? अर्धवार्षिक संयोजित हो। तो यही हमारे सवाल का हल है, 210 रुपये। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।